नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की, यानी जो 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन सीटों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, लेकिन बात करेंगे बुंदेलखंड की, झांसी है, बांदा है, तमाम सीटों पर जो मतदान हुआ है कल, तो उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। झांसी से वरिष्ठ पत्रकार है लक्ष्मी नारायण सिंह जी। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे में। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। लक्ष्मीनारायण भाई, आपसे पहला सवाल यही है, जिस तरह से कल मतदान हुआ है, किस तरह से का चुनाव देखा जाए बुंदेलखंड में, क्योंकि झांसी भी अपने आप में हॉट सीट मानी जाती है। जी, बुंदेलखंड में हाँ 4 सीटें हैं। झांसी हो गया हमारा, बगल में जालौन है और पास में बांदा और हमीरपुर। तो बुंदेलखंड मतलब पिछले 2 लोकसभा चुनाव और ये विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की इन 2-3 जी चुनावों में बहुत ही मजबूत स्थिति रही है, अभी भी है। लेकिन इस बार जो एक चीज देखने को मिली है कि जिस तरह विपक्ष का इंडिया गठबंधन जो अपने मुद्दे लेके आया था, जो उन्होंने रणनीतियां तैयार की थी, जो उन्होंने अपने जातीय समीकरण साधे हैं, तो उनका जी असर दिखाई दे रहा है। और वो लोग हर जगह से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको चुनौती देते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो सर, अगर हम बात बात करें गठबंधन की, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी लगातार इस बार मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी है 400 पार के नारे को लेकर के चल रही है, तो किस तरह का मुकाबला आपस में देखा जाए? अब जैसे मैं इस समय झांसी में हूं, तो झांसी की ही बात करें अगर उदाहरण देकर, तो झांसी में जो सिटिंग सांसद है बीजेपी के अनुराग शर्मा, उनका टिकट रिपीट किया गया है। हालांकि संगठन में उनका विरोध बहुत था, पार्टी के भीतर से उनका विरोध था कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं और स्थानीय लोगों का और बहुत सारे उनके पार्टी के नेताओं का कहना था कि 5 साल उनकी जो एक्टिविटी पब्लिक के बीच में रहनी चाहिए थी, कनेक्टिविटी कम थी। ये सब चीजें संगठन के ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से कही जा रही थी। लेकिन ये है, दूसरी ओर बिजनेसमैन है, इमेज के मामले में बात करें तो क्लीन इमेज है। इन सब चीजों को देखते हुए पार्टी ने उन पर दोबारा दांव लगाया और संगठन का और टिकट फाइनल करने में मुझे लगता है इस बात का ध्यान रखा गया कि मोदी की जो गारंटी है वो इन छोटी चीजों पे या विरोधों पे भारी पड़ जाएगी। तो ये मोदी की गारंटी पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में आए सेकेंड टर्म में। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन में ये सीट जो है झांसी सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, तो कांग्रेस का तो देखिए, इंडिविजुअल कांग्रेस की बात करें तो झांसी सीट पे कांग्रेस एकदम यहाँ, मतलब वो एक कहावत हम लोग कहते हैं जमीन के नीचे जाना, तो वो वाली स्थिति है। विधानसभा चुनाव में तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, 8-9 हजार उनके कैंडिडेट को वोट मिला था। प्रदीप जैन जब 2014 में चुनाव हारे थे तब उनको लगभग 85 से 90 हजार के आसपास वोट मिले थे। और 2019 में जो है उन्होंने क्या की, जी कुछ कहना चाह रहे थे? अगर हम बात की अमेठी की भी बात कर लेते हैं और रायबरेली की भी और लखनऊ की भी, वीआईपी सीट रही है, क्योंकि लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और रायबरेली को गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, वहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में, तो उसके ऊपर किस तरह से देखते हैं आप एक पत्रकार के नजरिए? देखिए, रायबरेली में जो हमारी जानकारी है, जो हमारी अपने साथियों से बात हुई है, जो वहाँ हमारे लोग रहते हैं उनसे बात हुई है, रायबरेली का तो जो है वो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है टक्कर देने की। वो वहाँ जो लोगों का मानना है कि वो जीत हार के अंतर को लेकर लड़ाई है रायबरेली में। अमेठी में टिकट घोषित होने के दिन जो चीजें कही जा रही थी कि वो उनके सिपा सलार हैं या सिपाही हैं, और मतलब जो डमी माना जा रहा था, उसके बाद का जो परिदृश्य, मतलब 2-3 दिन में ही जो परिदृश्य बदला है, और जिस तरह से किशोरीलाल शर्मा के चुनाव को राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और वहां जो है उस सीट को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो किसकी ओर जा रहा है, मतलब वो सीट पलट भी सकती है। ये इस बात के बावजूद कि स्मृति ईरानी वहां मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत मजबूत सीट है, उनका बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट
सब कुछ मजबूत है, इसके बावजूद बसपा को इस बात कहाँ से देखते इनकार। हैं? बसपा के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में, उनको कहाँ देखते हैं? बसपा को लेकर तो बड़ी मतलब अब वो उनकी अपनी रणनीति कुछ होगी, लेकिन हम लोग को देख के तो एकदम हास्यास्पद लगता है। जैसे हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है झांसी सीट पे, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है उसको पहले अमेठी में घोषित किया था। रवि प्रकाश कुशवाहा को हमारे झांसी सीट से उन्होंने बीएसपी ने कैंडिडेट बनाया। पहले झांसी सीट पे यहाँ के स्थानीय एक कार्यकर्ता हैं राकेश कुशवाहा, उनको टिकट दिया था। फिर वो पता नहीं वो संगठन में अंदरूनी विरोध जैसी कुछ बातें कही गई और कह के रवि प्रकाश जो है वो रहने वाले अयोध्या के हैं, उधर अमेठी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं क्योंकि वो पास का इलाका है, तो उधर उनकी सक्रिय रही है। इधर कभी वो नहीं रहे, ना संगठन के लिहाज से रहे हैं और ना पार्टी में किसी काम के लिहाज से रहे हैं, ना चुनाव के लिहाज से कभी यहाँ उनकी सक्रियता रही है। अचानक से जो है वो झांसी का टिकट देके और यहाँ नामांकन से 2 दिन पहले यहाँ भेज देना, तो वो उसके पीछे बसपा की क्या रणनीति रही होगी वो बसपा के लोग भी ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो वो एक मतलब वो नामांकन करते ही फाइट से ही बाहर हो गए। उनको जो अनुमान था कि कुशवाहा समाज का झांसी में ठीक ठाक वोट है, मतलब अलग अलग आंकड़ों में इनकी संख्या 2.5 से 3.5 लाख अब बताई जाती है। तो उनको अनुमान था कि एक कुशवाहा समाज और उनका जो अपना जाटो समाज है मिलके झांसी में एक बड़ा मुकाबला खड़ा कर पाएंगे। लेकिन बाद के दिनों में हमको जो देखने को मिला कि कुशवाहा परंपरागत रूप से भाजपा से बहुत ज्यादा कटा नहीं, जो जाटो समाज था उसका एक बड़ा हिस्सा वो इंडिया गठबंधन की ओर मूव करता हुआ दिखाई दिया, तो जो हाथी था वो पूरा फैल गया। ये हम लोग का अनुमान है। अब कोई अंदरूनी उनका करंट चल रहा हो, उनको वोट मिल जाए तो उसके बारे में नहीं कह सकते, ऊपरी तौर पे देखने में ये मिल रहा है। वो कहा जाए कि साइलेंट वोट पड़ा है तो इसलिए कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। तो अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बुंदेलखंड हो या जो 14 सीटों पर मतदान हुआ है कल, उन पर स्थानीय मुद्दे क्या कुछ रहे हैं? क्योंकि आपकी लगातार नजर पूरे चुनाव कर रही है, आपने के तमाम साथी हैं उनसे भी लगातार टच में रहे। देखिए, जैसे आपने मुद्दों की बात कही, तो मुद्दों के मसले पे आ जाए तो इंडिया गठबंधन ने क्या किया है कि हर चुनाव को कोशिश की है उसको उसका स्थानीयकरण करने की। एक तो स्थानीयकरण करने की, दूसरा जो उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव हों, वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो 8,500 रुपए महीने वाली बात हो, या वो करप्शन की बात हो, या बेरोजगारी की, महंगाई की बात हो, तो इन्होंने कोशिश की है कि इन मुद्दों को ले आया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पे 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, है ना, और वो इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो, इन सब मसलों की। तो इनके बीच में चुनाव हुआ है। चुनाव कैंपेन में क्या है कि बीजेपी का जो नैरेटिव भारी रहता था, इस बार उसको टक्कर मिली है। तो इंडिया गठबंधन का भी नैरेटिव और एनडीए का भी नैरेटिव दोनों बराबर से चला है। पब्लिक के बीच में दोनों सूचनाएं थी। तो इसका फायदा ये मिला है इंडिया गठबंधन को कि उन्होंने भी वोटरों को मोबिलाइज किया है, और जो कंफ्यूज होकर मान लीजिए बीएसपी में या छोटे दलों में चला जाता था, तो वोट अब दो तरफ ही गए हैं। मतलब मेजोरिटी वोट जो है वो एनडीए और इंडिया में इस तरह से मुद्दों के आधार पर बटा है। तो अगर हम बात करें मुकाबले की, किस तरह का मुकाबला वहां पर रहा है और हार जीत का क्या आंकलन निकाला है आप लोगों ने, अगर वहां स्थानीय स्तर पर देखें तो, पत्रकारों के नजरिए से या आम जनता के बीच से जो रिपोर्ट्स आ रही है? अब देखिए, झांसी जैसे सीट की बात करें, तो जब हम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता से बात करते हैं, तो 10 में से 8, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 10 में से 8 ये कहते हैं कि जीत तो हम ही रहे हैं, हमारे जीत का फासला घट रहा है। एक ट्रेंड मतलब उनका साफ बताता है कि वो अपने वोटों को लेके ये आश्वस्त है कि वो घट रहा है। हालांकि यहाँ जीत का मार्जिन उनका 4.25 लाख का था, बड़ा मार्जिन था। तो वो 10 में से 8 लोग ये कहते हैं कि हम 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से जीतेंगे। 2 लोग ऐसे हैं, भाजपा के समर्थक, भाजपा के लोग, जो ये दावा करते हैं कि नहीं, पिछली बार 4.25 लाख का अंतर था और हम इस बार उसको पार करेंगे, 4 से 5 लाख के बीच में हम जीत का मार्जिन लेकर आएंगे। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है, उनका कहना यह है कि बीएसपी का वोट हमारी ओर शिफ्ट हुआ है। जो कैंडिडेट हैं वो अपने जाति के हिसाब से जैन समाज के हैं, और जो समाजवादी पार्टी का जो वोट है, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिमों का बंटवारा ना होना, इन सब चीजों के हिसाब से वो दावा कर रहे हैं कि उनका इक्वेशन मजबूत है।
तो सामाजिक इक्वेशन के हिसाब से देखें तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों के दावों में दम भी है। अब उसमें जो है वोटर स्विंग कितना हुआ है, किसका कटा है, इस आधार पे ही जनादेश निर्भर करेगा। लेकिन ऊपरी तौर पे भी दावा कर पाना बड़ा कठिन हो गया है। दोनों ने चुनाव अच्छा लड़ा है। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, अगर हम इस बार बात करें वोट परसेंट की, वोट प्रतिशत भी बहुत कम हुआ है, कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा किसी एक दल को भुगतना पड़ेगा। तो वो किस तरह से देख रहे हैं आप लोग, किसको को नुकसान हो सकता है वोट प्रतिशत कम होने में? हाँ, वोट प्रतिशत के बारे में एक धारणा जो आमतौर पे लगाई जाती थी, लगाई जाती भी है, कि वो एक बात कही जाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो थोड़ा सा एलीट है और वो मौसम खराब, मतलब गर्मी होने की वजह से या इन वजहों से कम निकलता है। तो जो बूथों पे हमने जो स्थिति देखी है उसके आधार पे इस तर्क से हम असहमति जताते हैं। भीड़ का घटना और न घटने या बढ़ने के आधार पे ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है कि किसका वोटर ज्यादा निकला है, किसका कम निकला है। ये एक मतलब सामान्य जनरलाइजेशन है जो कह दिया जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों के ही वोटर आलसी हो सकते हैं और दोनों के ही वोटर एक्टिव हो सकते हैं। तो जो हमने बूथों पे भीड़ देखी है, दोनों के ही समर्थकों की भीड़ ठीक ठाक थी। आलस से भी दोनों जी की ओर से था। तो उस जी। मतलब उस घटने बढ़ने से हम इसको रिलेट कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ, क्योंकि नहीं, घटक ऐसे और देखने बढ़त में आता बहुत है, क्योंकि ज्यादा लगातार कई समय, जी, लक्ष्मी नारायण जी, कई बार देखने में आता है लगातार जितने भी चुनाव वो गर्मियों के मौसम में होते हैं, भीषण गर्मी इस बार पड़ रही है, आसमान से कहीं तो हर तरह से आग पड़ रही है। कहीं उस बरसती आग का कारण तो नहीं है कि जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है, या कोई और कारण देख रहे हैं आप लोग? नहीं, झांसी में संयोग ये रहा कि जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन गर्मी से कुछ राहत थी। वोटिंग के दिन गर्मी से कुछ राहत थी बाकी लोकसभा क्षेत्र में? स्टेट की तुलना, मतलब राज्य की तुलना में बात करें, मतलब पिछली बार की तुलना में तो झांसी ललितपुर सीट पे थोड़ा सा वोटिंग घटा है पिछले की तुलना में। लेकिन स्टेट लेवल पे बात करें तो झांसी ललितपुर का ठीक रहा है हिसाब। मतलब बाकी जो अभी तक का सब जगह का एवरेज आ रहा है तो उसकी तुलना में ठीक रहा है। ललितपुर जिले में भी 65-66% के आसपास हुआ है और झांसी में भी 62-63 के आसपास रहा है। तो यहाँ का मतलब एवरेज ठीक रहा है परफॉर्मेंस वोटिंग के मामले में। तुलना पिछली बार से प्रत्याशियों की करेंगे तो बात थोड़ा सा करते हैं, जी, प्रत्याशियों की बात करते हैं झांसी से या आसपास के जनपदों की, तो कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं? आश्वस्त तो लगभग सभी मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैलेंस बना हुआ है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि देखा जाए जिस तरह वोट प्रतिशत कम हुआ है उसका खामियाजा किसी एक दल को भुगतना होगा, या फिर जो एक तरफ 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का है, या फिर जो संविधान बचाओ नारे को लेकर के इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में है, और वही बसपा से भी प्रत्याशी कहीं ना कहीं कोई मुद्दा लेकर के यहाँ पर आया है। तो किस तरह से देखते हैं इस तीनों प्रत्याशियों को लेकर? अब जैसे झांसी सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रहे हैं और जीत हार का अंतर थोड़ा सा घटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अपने कैंडिडेट को लेके स्टैंड है। इंडिया का दावा है कि हमारा इक्वेशन बन गया है, सपा कांग्रेस का केमिकल बन गया है, बीच जो है वो इक्वेशन अच्छा बन गया है, उनको बसपा का वोट मिल रहा है। बीजेपी की दावेदारी थोड़ा मजबूती के साथ है। इंडिया थोड़ा सा दावा करने में थोड़ा सा संकोच के साथ वो दावा कर रहा है कि हम बीजेपी को पटक लेंगे। ये झांसी की बात है। जालौन में जो भानु प्रताप वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से सांसद हैं, इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं, स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय भी रहे हैं, उनकी छवि भी ठीक ठाक रही है। लेकिन इस बार उनको चुनौती मिली है बहुत तगड़ी। इंडिया गठबंधन ने जो वहां समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है जाटो विरासत, यहाँ हम लोग यहाँ अहिरवार कहते हैं, तो यहाँ अहिरवार कैंडिडेट उतारा है और उसने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को मजबूत चुनौती दी है। चुनाव कैंपेन इंडिया का अच्छा रहा है। लेकिन वहां भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दावा जो है, चूंकि उनके कई चुनाव वो बहुत आसानी से जीतते रहे हैं, तो उनका ये दावा है कि हम ये चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन वहां के जानकार ये बताते हैं कि इस बार थोड़ी सी मंत्री जी को थोड़ी मुश्किल है। तो कहीं ना बाकी कहीं यहाँ देखा दो और जाए सीट तो, जी, बाकी हमारे यहाँ 2 और सीट है। बांदा सीट है
बांदा पे भी बीजेपी का ही इस समय कब्जा है। वहां भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, वहां भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि ठीक ठाक फाइट है। वही स्थिति जो है वो हमीरपुर सीट पे भी है। तो चुनाव यहाँ दिलचस्प हुआ है सभी सीट। देखिए, अगर लक्ष्मी नारायण की हम बात करें, क्योंकि अक्सर चुनाव में एक दूसरे धर्म पर, जातिवादी को लेकर जो बयानबाजी होती है, वो कितनी कारगर साबित हो सकती है इस चुनाव में? किस तरह से देखते हैं? क्या जो धार्मिक मुद्दे हैं या सामाजिक बातें हैं, जातिवाद की बातें जो होती रही हैं, उनका कहीं न कहीं कुछ असर दिख पाएगा इस चुनाव में? अब देखिए रोशन, क्या है कि जैसे हम इंडिया गठबंधन के कैंपेन की जो बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, उसको सामाजिक न्याय या संविधान इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन वो देखिए, उसको अगर आप बारीकी से देखिए चुनाव कैंपेन के तौर पे, तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड होता था कि यूनाइट हिंदू, तो एक तरह से उसको चैलेंज करने के लिए वो उसको ब्रैकेट्स में वो कास्ट, कि आप कास्ट लाएंगे तभी उनके इक्वेशन को आप तोड़ पाएंगे और तभी उसमें से आपको कुछ मिलेगा। तो उसको कास्ट में लाने के लिए वो बहुत सारी चीजें, चाहे आरक्षण का मसला हो या रोजगार में रिजर्वेशन का, और ये सब जो मसले लाए गए हैं, तो वो उसी जो उनका एकमुश्त जो धर्म के आधार पे जो उन्होंने एक लंबा वोट बैंक खड़ा किया था, तो उसी में फ्रैक्चर करने के लिए ये था, और उसमें सफल भी हुए हैं वो। तभी उन्होंने भाजपा की मुश्किल बढ़ाई है। तो एक तरफ धर्म है, एक तरफ जाति है, उसमें कोई मतलब वो शक और शुबा की बात नहीं है। वो धर्म के अपने लॉजिक देते हैं, ये जाति के अपने लॉजिक देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण जी, आपने एक अपना कीमती समय न्यूज़ 14 टुडे को दिया। हम बुंदेलखंड की बात कर रहे थे। बुंदेलखंड की जो तमाम सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जो वोट प्रतिशत है वो कम हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। इस वक्त ताजा दिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।